वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इस दबाव में आकर नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि क्या विरोध के लिए ही विरोध होना चाहिए या विरोध का राजनीति में कोई फलितार्थ भी निकलना चाहिए। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब से प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए राहुल गांधी। इस बार तो राहुल गांधी ने इंतहा कर दी विरोध की। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन तक नहीं करने दिया। नरवणे की कौन सी किताब, कौन सी पुस्तक उन्होंने लाई और पूरा एक हट के तरीके से उस पर मौजूद रहे कि पूरा का पूरा पार्लियामेंट का सत्र, वैसे यूं तो 13 फरवरी को अभी पहला चरण खत्म होना है बजट सत्र का, उसके बाद फिर अप्रैल में होना है, मार्च से शुरू होगा, अप्रैल तक चलना है। लेकिन जो हालात है सदन के अंदर, जो रवैया है नेता प्रतिपक्ष का, उसको देख कर लगता है कि ये बिल्कुल हंगामे में कट जाना है ये सत्र। और इस सत्र के बाद 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। इस सदन के अंदर जो कुछ भी होगा, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष जो भी करेगा, उसको भुनाया जाएगा लॉटरी के तरीके से जनता के बीच जाके। मार्च और अप्रैल में किसी तारीख को अपने हिसाब से चुनाव घोषित होना है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, पुडुचेरी का चुनाव है और बहुत इंपॉर्टेंट असम का चुनाव है, जहां पे कांग्रेस पार्टी को कोशिश करनी है कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को हटा सकती है नहीं, या फिर तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है। ये सब कुछ तय होना है इसी बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के रवैये को लेकर। जिस ढंग से विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने बिल्कुल हंगामा काट रखा है, तो कई लोग कह रहे हैं ये काफी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मददगार का काम कर रहे हैं। कई बार मजाक मजाक में खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनको कोई बड़े व्यक्ति की जरूरत नहीं है या बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। जब तक प्रतिपक्ष की कुर्सी पर राहुल गांधी हैं, तब तक उनका काम चलता रहेगा। तो याद कीजिए किस मसले पर उन्होंने किस वक्त में हंगामा खड़ा किया। एक किताब में लिखी हुई बातों को लेकर कि किस ढंग से ये मौसम है, बजट का है, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है, बजट में बहुत सारी बातें हैं। 2 महत्वपूर्ण बात अपने आप में है, मदर्स ऑफ ऑल डील्स और उसके अलावा टैरिफ घटाए जाने का मामला। ये बहुत बड़ा मसला हो सकता था। इस मसले को लेकर देश का किसान काफी आशंकित है, भ्रमित है कि अगर इनसे ये दोनों मदर्स ऑफ ऑल डील्स अगले साल में जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा और 18% टैरिफ वाला मामला जब इम्प्लीमेंट होगा, तब खेतों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा। टैरिफ घटने का कोई साजिश है क्या कि जो कृषि उत्पाद हैं उसके लिए मार्केट बड़ा कंपेटिटिव हो जाएगा और विदेशों से सीधे तौर पर डेयरी उत्पाद या जो संकर अनाज हैं, जो कुछ भी है, सस्ते में आने शुरू हो जाएंगे, तो अपने देश के किसानों को मुश्किल हो जाएगी। ये एक मसला है। 60% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं। इस मसले को उठाया जाना चाहिए, एक हंगामा क्रिएट करना चाहिए। असम पूरा पूरा कृषि आधारित राज्य है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी कृषि डिपेंडेंट है, तमिलनाडु में भी आप कह नहीं सकते कि वहां कृषि के बिना चलता है, केरल और भी मसला है। तो इन सारे राज्यों में ये जो 2 महत्वपूर्ण डील है, उसमें सरकार को फंसाया जा सकता था, उलझाया जा सकता, उसके रवैये पे सवाल किए जा सकते थे। उसमें कहा जा सकता था कि जब ये फैसला कर रहे थे आप गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो क्या आपने देश के किसानों की कोई राय ली, क्या बाकी अलग अलग हिस्सों के लोगों की राय ली, या सीधे सीधे आपने बाजार खोल दिया मदर्स ऑफ दिल्लाम के नाम से। सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो मामला नहीं है ना, सिर्फ औद्योगिक खपत ही तो मामला नहीं है। असली मामला जीवन का है, आहार का है, भोजन का है, अन्न का है। उसके बिना तो कुछ नहीं है। उसके लिए भारत एक अपने हिसाब से काम कर रहा था। बासमती चावल को लेकर दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है और अलग अलग उत्पादों को लेकर काम हो रहा था। अब उसमें अचानक से आपने एक दरवाजा खोल दिया। डेयरी उत्पाद जो सबसे बड़ा कहते हैं, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करता है। जाहिर तौर पर उसका उत्पादन का जो बाई प्रोडक्ट्स है उसके लिए बाजार चाहिए। उस बाजार को आपने बंद तो नहीं कर दिया, या फिर डेनमार्क या अन्य देशों से आपने बहुत सस्ते में दूध आने का रास्ता खोल दिया है। आपके किसान जो बेहतर दूध का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जिसपे काम होना है काफी हद तक, वो परेशानी फंसने वाले हैं। ये सारे मसले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले हैं। उन मसलों को छोड़ के एक बेमौसम माहौल में आपने चीन को लेकर के एक मसला उछा दिया, पूरा संसद सत्र धो दिया। प्रधानमंत्री ने इल्जाम लगाया या फिर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत तौर पर शारीरिक हमले की कोशिश की, महिलाएं सांसद जब गिर रहे थे, इसलिए उन्होंने मना किया प्रधानमंत्री को आप मत आइए सदन।
बहुत गंभीर मामला है। आपके एक ऐसे आचरण से, बिल्कुल नक्सल अंदाज में, एंटी एस्टैब्लिशमेंट आचरण से प्रधानमंत्री कॉर्नर हो जा रहे हैं या प्रधानमंत्री कॉर्नर होते हुए दिख रहे हैं और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। ये तमाम अब देखिए सिलसिलेवार तरीके से उठा करके मौसम क्या है और मसला क्या है, बिल्कुल अलग है, अलग है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए, राजनीति में उसका फलितार्थ निकलने चाहिए। भाई केरल बहुत गंभीर प्रदेश है जहां पर 2 बार से लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है और जो वहां ग्राउंड सिचुएशन है उसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन का सत्ता में आने का रास्ता खुल रहा है। उसको एड्रेस करते आप। वायनाड को लेकर बहुत सारा मसला था, वायनाड का आप सांसद रहे हुए हैं, अब वहां से आपकी बहन प्रियंका गांधी सांसद होकर आई हैं, बहुत सारे मसले थे। उस मसले को उठाते, अपने हिसाब से कहते कि राज्य सरकारें काम कर रही नहीं कर रही है और आप वहां ग्राउंड में तैयार करते, लेकिन आप उलझे कहां हैं? केसी वेणुगोपाल आपको समझा क्या रहे हैं? केरल का कोई मसला नहीं उठाना है वहां। आखिरकार क्या चाहते हैं आप केरल में? क्या तीसरी बार लगातार एलडीएफ की सरकार आ जाए? तमिलनाडु एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है जहां पे अलायंस के अंदर आपको अपने सिचुएशन को तय करना है। तो एक साझे रणनीति के तहत तमिलनाडु के मसले को उठा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी वहां अपने हिसाब से काफी विस्तार पाने की कोशिश में लगी हुई है, अटैकिंग मोड में है, वहां घेरते भाई। और एक मिसाल लीजिए, एसआईआर का मसला जो था, इलेक्शन कमीशन का मसला था। इस मसले को पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, पिछले सत्र में राहुल गांधी हंगामे के तौर पर खड़े कर रहे थे, चुनाव आयोग के घेर रहे थे, कह रहे तमाम चीजें कह रहे थे, एक हवा बना रहे थे, लेकिन हवा डिफ्यूज हो गया था उनके जरिए। उसी मसले को, एसआईआर के मसले को अब ममता बनर्जी उठा रही है। उन्होंने कहा कि 1,65,00,000 या समथिंग लोगों को नोटिस किया है एसआईआर को लेकर, मतदाता सूची में उनके नाम को लेकर के, और इतना हदस भरा मसला है कि 107 लोग मर गए और पूरे आंकड़े को लेकर को चली आई सीधे सुप्रीम कोर्ट में, खुद वकालत का चोला ओढ़ करके। देश के इतिहास में शायद पहली बार है कि कोई सर्विंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील हाजिर हो और कहे कि मैं अपने मसले को खुद देखना बताना चाहती हूं माय लॉर्ड। एसआईआर का मसले में क्या हो रहा है, केंद्र सरकार किस ढंग से एक दोहरी नीति अपना रही है, पॉलिटिकली फॉल गेम खेल रही है चुनाव आयोग के आसरे। ये तमाम बातें जितनी कारगर अंदाज में ममता बनर्जी बता रही है। ममता बनर्जी को सेंटर के विपक्षी पॉलिटिक्स कुछ लेना देना नहीं, उनको अपने राज्य को बचाना है, वहां भारतीय जनता पार्टी को घेरना है। तो ये वक्त ऐसा हो सकता था ममता बनर्जी से कंधा मिलाकर खड़े होते और उनको ताकत देते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसी वक्त जिस दिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में हंगामा खड़ा कर रही है, जिस दिन सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, उसके इरादे को घेर रही है, आपके उसी मसले को लेकर, उसी एसआईआर के मसले को लेकर के, उसी चुनाव आयोग के मसले को लेकर, उस वक्त आप क्या कर रहे हैं? उस वक्त जो कर रहे हैं वो करते हुए आपकी बहन जो आप पार्लियामेंट में है वो भी उस ढंग से साथ नहीं दे रही, वो भी हंगामा उस हिसाब से नहीं उतर रही। हाँ, जब आप घिर जा रहे हैं, आपने एक मौका दे दिया निशिकांत दुबे को, पूरा नेहरू खानदान की जितने काले चीजें हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन की चीजें हैं, उसको लाके पढ़ दिया उसने, तब जाके प्रियंका गांधी आड़े आई। लेकिन आपने ही तो वो पंडारा बॉक्स खोलने का चाबी दिया उन्हें। अगर आप ऐसा नहीं करते, व्यक्तिगत हमला नहीं करते, या एक ऐसे मसले पर जिसका राजनीति के फलितार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, जो 6 विधानसभा के चुनाव हैं उसमें राहुल गांधी की इस मसले का चीन चढ़ा आया, चीन को आपने समझौता कर दिया, राष्ट्रवाद का मसला कोई मसला ही नहीं इस विधानसभा चुनाव में। मसला है चुनाव आयोग का, वोटर का। बाकी ग्राउंड रियलिटी में आप देखेंगे जाकर के तो तमिलनाडु में कैसे गोलबंद हुआ जा रहा है, कैसे लेफ्ट फ्रंट को आप घेर सकते हैं, ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी के लोग भी आपसे अपेक्षा रखते हैं। आप बार बार हंगामा करते हैं, जो डिस्कनेक्ट है, ग्राउंड से डिस्कनेक्ट है। पिछले दफे भी याद कीजिए, नवंबर के मसले में आपने पूरा हवा बनाया, पूरा रिदम बनाया और चले गए मौके पे बिहार छोड़कर गया। तो आपका इरादा क्या है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है, उसमें आनंदित होते रहते हैं, पैदल चल लिया, लोग चल लिए, लेकिन उसका रिप्लिकेशन क्या होना चाहिए? कांग्रेस के वर्कर इतनी बड़ी तादाद आपके साथ होते हैं, अगर उनके लिए सत्ता में आने का रास्ता आप नहीं खोलना चाहते तो आपका रवैया उचित नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। और कई बार जैसे अभी देखिए ना, आपने क्या किया हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी की, केंद्रीय कांग्रेस पार्टी की पूरी पॉलिसी हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान जो हुए घोटाले घपले हैं उसके खिलाफ खड़े रहने की आपका पूरा रवैया पिछले अगर 12-13 साल से देखें तो आप हुड्डा सरकार के खिलाफ, उस समय के हुड्डा सरकार के खिलाफ की नीतियों के खिलाफ थे, नाराजगी दिखाते थे, हुड्डा से नाराज थे आप उनके भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन आपने क्या किया? इसी संसदीय सत्र के दौरान हुड्डा के घर चले गए, दीपेंद्र हुड्डा के घर चले गए, भूपेंद्र हुड्डा के चले गए, जो सालाना भोज है उसमें दोनों भाई बहन जाके अपीयर हो गए। भाई आपकी हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो कुछ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, या जो कुमारी शैलजा या बाकी लोग आप ताकत दे रहे थे, वो सब डिफ्यूज हो गया, आपका पूरा स्टैंड डिफ्यूज हो गया। कितने बार डिफ्यूज हो गया? पंजाब चले गए जहां अगले साल वहां चुनाव है विधानसभा का,
वहां नवजोत सिंह सिद्धू आपके अच्छे रिश्ते थे, प्रियंका गांधी बहुत अच्छे रहे, उनको अब तक हिम्मत नहीं हो पा रही है कि पार्टी छोड़ के अलग हो, क्योंकि बार बार कहते हैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी मेरे पास अच्छे रिश्ते, लेकिन उस रिश्ते का क्या जवाब संवाद की स्थिति में है नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और अगले साल चुनाव में जाना है, कैसे जाएंगे आप, किस ढंग से जाएंगे? वहां इतने फ्रंट खुल गए आपके खिलाफ, कुछ पता ही नहीं लग रहा। अगले साल पश्चिम बंगाल के अलावा, इस साल पश्चिम बंगाल के अलावा आपको महत्वपूर्ण चुनाव में जाना है उत्तर प्रदेश में अगले साल, क्या रणनीति है, क्या नीति है आपकी? कुछ नहीं आप कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जो केरल की सांसद है, केरल में वहां के चुनाव समिति के पर्यवेक्षक बनाने के बजाय आपने उनको उठाकर असम भेज दिया। बिल्कुल उठपटांग सारी नीतियां कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं कि ठीक है, टी शर्ट पहन लिया, ये पहन लिया, स्मार्ट हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे अटैक कर लिया, बोल दिया वो गलत है, जो कुछ भी आप व्यक्तिगत आरोप लगा लिए उससे आपके बराबर नहीं हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की पूरी पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट होती है ग्राउंड तक जाकर के। आरएसएस के वो लोग हैं जो जमीन तक उनकी नीतियों को, उनके आचरण को, उनकी बातचीत को पहुंचाते हैं। आपने वो काम किया ही नहीं कांग्रेस पार्टी के नाम पे, जो करना चाहिए, संगठन के तौर पर मजबूती चाहिए, उस मजबूती का ध्यान ही नहीं है। और एक मसले को बार बार उठाते हैं, चेंज करते हैं, उठाते हैं, चेंज करते हैं, भूल जाते हैं। और जब वक्त आता है, जैसे मान लीजिए एसआईआर का मसला ही आपको चुनाव आयोग को ही घेरना था, तो इस मसले पर जब ममता बनर्जी दिल्ली चली आई 6-8 दिन के लिए यहाँ बैठ करके सुप्रीम कोर्ट तक हमला करने चली आई, उस समय क्या चाहिए था? मैंडेटरी तौर पर आपको कहना चाहिए मसला मेरा है और मैं साथ में हूं ममता बनर्जी। चलिए ममता जी, हमने अभिषेक मनु सिंघवी या आपके पार्टी के जो लोग हैं उनको भी मैं पैनल में देता हूं, वो भी सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं आपके साथ। ये सारी चीजें होनी चाहिए, एकता की बात होनी चाहिए। या फिर आपको तय करना चाहिए कि चूंकि पश्चिम बंगाल में आपको तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही रहना है, तो एक स्टैंड लेना चाहिए। जब गरमा रही है ममता बनर्जी दिल्ली आकर के, तो आपको बंगाल में जाकर कुछ कर लेना चाहिए उसी वक्त, और वहां ग्राउंड पे करना चाहिए। बिल्कुल इरादा कहीं से नहीं है आपके विरोध का चुनाव में ले जाकर के, लोगों के बीच जाकर के उसका लाभ लेने का। और इस ढंग से आपको कांग्रेस पार्टी जो देश की या सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, 140वां वर्षगांठ आपने मनाया, लेकिन उसकी रीति नीति जो भी अच्छी है, लोग एक वैक्यूम से महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब भी बात होती है तो कहती है, लोग महसूस करते हैं कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए मैदान में, आला कमान के नाम पे एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसके बारे में कहते हैं उसके अध्यक्ष, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो काफी बुजुर्ग हैं, 83 साल के हैं, और जिस प्रदेश के रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले। कर्नाटक में जब विवाद होता है तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि मेरे बस में नहीं, आला कमान तय करेगा। मतलब कांग्रेस पार्टी के दरअसल आप हैं आला कमान। आपकी मां सोनिया गांधी ने मोटे तौर पे आपके हाथ में ही सब कुछ सौंप दिया। क्यों सौंपा है? एक माहौल बनाने के लिए सौंपा है। उस माहौल कहां बना पा रहे हैं आप? एक युग बीत गया, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आए हुए, और एक युग के बाद भी आप बार बार स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। कोई ग्राउंड पे कोई रियलिटी में उतरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस हवाबाजी चल रही। इस हवाबाजी में कांग्रेस की नीति का क्या होगा और भविष्य में क्या होगा, इसका कहीं से कोई ख्याल नहीं है। कोई स्ट्रांग नॉच आपके पास नहीं है। आप जिस ढंग से बिहार में ले गए थे कन्हैया कुमार को, तमाम लोगों को, कहां है वो? कृष्णा वल्लरू कहां है? सिर्फ चुनाव में ले जाकर वहां डिफ्यूज करने के लिए थे, या जो कुछ लॉस हो रहा है जहां जहां पार्टी का, उसके बारे में कोई विश्लेषण है या नहीं? झारखंड में बार बार लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही, उसको लेकर ग्राउंड पे आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा हो जाता है तो भविष्य में एक स्कोप जो बन रहा है झारखंड में, वहां आपकी पार्टी खड़ी होगी नहीं होगी, इसके बारे में आपने सोचा है? या लोकसभा चुनाव को लेकर के, आने वाला लोकसभा चुनाव तो अभी है नहीं ना, 2029 में, अभी जो तमाम ड्रामा आप कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है प्रधानमंत्री भी आपकी इस ड्रामे से इस्तीफा देने वाले हैं, तुरंत चुनाव होने वाला। आपको बजट सत्र के मौजूदा दौर में बिल्कुल स्टेट सेंट्रिक बातें होनी चाहिए, सोचनी चाहिए। पंजाब को लेकर सोचना चाहिए 2027 में ये पूरा मामला, जो डील का मामला है, टैरिफ का मामला है, कृषि क्षेत्र पे जो इसका असर पड़ने वाला है, वो रिप्लिकेट होगा पंजाब में। किसान नाराज होकर बढ़ते चले आएंगे। इसका लाभ के लिए सोचिए। विपक्ष में वहां बैठे हैं आप, तो उसका लाभ लीजिए। ये लाभ लेने के बजाय आप लगातार अलग अलग ढंग से, अलग अलग अंदाज में हंगामा कर रहे हैं। आपकी बहन भी कई बार आपसे बड़ा महसूस करती है अनकंफर्टेबल, और वो भी उस ढंग से नहीं खड़ी हो पाती। बाकी लोगों की बात तो छोड़िए, कोई पहलवानी देखने के लिए कोई वहां थोड़ी आया हुआ है जिस पहलवानी बार बार आप गिरते हैं, पड़ते हैं, लथपथ होते हैं। और आप क्यों इतना परेशान है पप्पू की छवि को तोड़ने के लिए? राहुल जी, आप विपक्ष के नेता हैं, बड़े ताकतवर हैं। कई बार बंद मुट्ठी लाख का, खुल गया तो खाक का वाला मामला होता है, तो उस मुट्ठी में एक लाख को बंद रखिए। ये सारी चीजें कौन आपको बता रहा है या नहीं बता रहा है, तो अपने बताने वालों का सलाहकार टीम, उसको बदलिए, सोचिए, क्योंकि ये बताने वाला कोई नहीं हो सकता। फिलहाल देश को जरूरत है प्रतिपक्ष एक मजबूत
और ये मजबूत विपक्ष या प्रतिपक्ष तब होगा जब उसका नेता मजबूत होगा। और इस मजबूती में अभी फिलहाल कोई विकल्प तो दिख नहीं रहा है। 99 की संख्या पे कांग्रेस पार्टी लोकसभा के अंदर मौजूद है और इस 99 के फेर में पूरा देश लगता है प्रतिपक्ष की राजनीति फंसी पड़ी है। ना कोई मूवमेंट खड़ा हो पा रहा है पॉलिटिकली, ना कुछ ऐसा हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक बंदर छलांग की तरह से आपको लोग देख रहे हैं, इशारा करते हुए देख रहे हैं, बाहें चढ़ाते हुए देख रहे हैं। इससे तो बात नहीं बनने वाली है। अगर मेरी बातें आपको उचित लगती हैं, आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी में उत्थान की बात सोच रहे हैं, तो सलाह दीजिए राहुल जी को, राहुल गांधी को सलाह दीजिए। और नहीं तो ये तय कीजिए प्रियंका गांधी आ जाए, उनको किनारे करें, बहुत हो गया। एक युग तक इंतजार किया लोगों ने एक नैरेटिव तय होने का, तय नहीं हो पा रहा तो प्रयोग में नया कोई लाइए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।